दोस्तों, मैं आपका दोस्त रंजन और आप देख रहे हैं डिफरेंस साइंस जून। तो चलिए, आज का टॉपिक प्रकाश का परावर्तन है। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश के बारे में जानना है डिटेल से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है ना। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग है तथा इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसे संचरण यानी कहीं आ जाने, जैसे हम लोग को कहीं जाने से साइकिल, स्कूटर या बाइक की आवश्यकता पड़ती है, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये डायरेक्ट आ जाती है। इसके संचरण किसी माध्यम की आवश्यकता भी, हम लोग कहीं जाते तो बाइक हो गया, साइकिल हो, ये सब माध्यम ही है ना। इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका एग्जाम्पल है सूर्य का प्रकाश, टॉर्च, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई बल्ब, टॉर्च या जलती हुई मोमबत्ती। ये क्लियर हो गया? तो फिर से हम एक बार परिभाषा बोलते हैं। प्रकाश किसका? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है तथा इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे प्रकाश कहते हैं। देखिए, निर्वात, ये निर्वात है ना। निर्वात बोलें या शून्य बोलें, कंफ्यूज नहीं होना है। निर्वात में प्रकाश की चाल या शून्य में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये किलोमीटर में। ओके, यदि आप मीटर में इसको बना के कीजिएगा तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हम लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी लिख दीजिए, नंबर नहीं कटेगा एग्जाम में। सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है लगभग में। हर किताब में कहीं 16 दिया होता है, कहीं 15 दिया हुआ होता है। दूसरा है प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। प्रदीप्त, इसका तो शॉर्टकट परिभाषा है, एग्जाम में उतना आता नहीं है कभी भी, सिर्फ जानने के लिए हम लोग पढ़ते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, बल्ब, बिजली, जलती हुई मोमबत्ती। अब अप्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं का एग्जाम्पल है कलम, ये कॉपी, ये पेंसिल। अप्रदीप्त वस्तुएं का उदाहरण क्या? ये पेंसिल प्रकाश उत्सर्जित करती है या ये कॉपी प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं ना, इसलिए मतलब ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। तो अब दूसरा में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान चलिए ये कोई शीशा है। शीशा, एक किरणें इधर से आती है, कहते हैं आपतित किरणें। दूसरा इधर से इधर चल जाती है, परावर्तित किरणें। यह आपतित किरणें, ये परावर्तन इधर से आती है, उधर चल जाती है, सब प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। परिभाषा में क्या है? जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर, सपोज किसी वस्तु यानी शीशा, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इधर से जाएगी, फिर मान से यहाँ कुछ रहेगा, फिर जैसे यहाँ रहेगा, यहाँ आके इधर फिर से ये घूमते रहेगा, वापस टकरा कर यहीं तो आ जाएगा। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन इम्पोर्टेंट है, कहीं भी पूछ सकता है। तो प्रकाश का परावर्तन का परिभाषा बोलते हैं, जब प्रकाश किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, प्रकाश का परावर्तन का नियम जानते हैं। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन का नियम इम्पोर्टेंट है, IMP इम्पोर्टेंट है ये। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम हम लोग पहले जानते हैं।
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपको डिटेल्स के साथ दिखाते हैं। सपोज कीजिए ये कोई दर्पण है, पहले ऐसे समझ लेते हैं फिर दूसरी तरह समझाते हैं। आपतित किरण, ये क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया एक ही तल पर होते हैं। आपतित में ये इधर से चला गया, ये क्या है? परावर्तित किरण। तो देखिए इधर ही यहाँ कोई कोण बनेगा ही ना, इसमें अभिलंब, एक अभिलंब डाल देते हैं। अभिलंब हो गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तरफ। आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये एक तल है, तीनों एक ही तल पर, उसे प्रकाश का परावर्तन का नियम कहा जाता है। और देखिए सपोज यहाँ करते हैं कुछ दूसरे तरफ बनाते हैं। ये देखिए कोई तल है, एक आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण, ये आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये एक फिगर बनाना अनिवार्य है। ये कोण आई बराबर कोण आर, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण हो गया। ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, इस प्रकार एग्जाम में ये फिगर बनाना अनिवार्य है। अब जब ये नियम लिखेगा तो फिगर बनाना अनिवार्य है। दूसरा एक नियम तो दिखा दिया, दूसरा नियम बताते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, तो कोण आई बराबर कोण आर, ये हो गया आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण आई बराबर कोण आर, ये हो गया। ये फिगर बनाना अनिवार्य है, ऐसे फिगर बनेगा। ये समतल दर्पण है, ये आपतन बिंदु है, ये कोण आई है, आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। बस ये तो अभिलंब बता ही दिए। अब देखिए बात करते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ओके, चलिए बताते हैं आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। फिगर तो यहाँ फिर से बनाना था, तो फिगर बनाते हैं। कोण आई कोण आर, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ओके, इसलिए आपतन कोण किसे कहते हैं। सबसे पहले हमें जानना आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया तीनों की तल पर रहते हो। तो उसी प्रकार यहाँ ये हो गया आपतित किरण, कौन हमको निकालना है ना, ये आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए ये 45 है, कोण आई 45 है, कोण आर भी 45 ही होगा। कोण 60 है तो ये कोण भी 60 ही होगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण किसे कहते हैं। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ये क्लियर हो ही गया ना। अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अभिलंब के बारे में, प्रतिबिंब के बारे में बताते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब, आप कहीं खड़ा हुए हैं, से मान के चलिए ये है, देखिए यहाँ छाया कुछ बन रहा है, नीचे छाया यहाँ बन रहा है ना। प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब का किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं।
मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार। प्रतिबिंब का परिभाषा फिर से बताते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब का परिभाषा मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मुख्यतः लगाने भूलिए, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि आपको प्रतिबिंब का परिभाषा याद रहेगा तो आप वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा आराम से याद रखिए। शॉर्ट प्रतिबिंब का याद कीजिए, दोनों का याद हो गया। तो देखिए, प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा फिर से दोहराते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा वास्तविक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ये वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक आभासी प्रतिबिंब के पास चलते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ मिलती है, प्रतिबिंब में भी मिलती है। प्रतिबिंब का याद है तो वास्तविक प्रतिबिंब का याद हो गया। तो यहाँ मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो यहाँ मिलती है यानी वास्तविक प्रतिबिंब। और जो नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है यानी आभासी प्रतिबिंब के बारे में बात कर रहे हैं। तो आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या बोले? फिर से एक बात बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब जो होता है वह वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। चलिए, दोनों में अंतर स्पष्ट करना है तो चलिए हम अंतर पर चलते हैं। इसमें हमें 3 अंतर लिखना है। चलिए हम बताते हैं 3 अंतर क्या क्या है। फर्स्ट में हमें लिखना है, यह प्रकाश के वास्तविक कड़ान के फलस्वरूप बनता है। क्या ये प्रकाश के वास्तविक कड़ान के फल? अब जब साइंस पढ़िएगा तो दिमाग साइंस पर होना चाहिए, ना मैथ, नो कुछ। जो सब्जेक्ट पढ़िएगा उस पर दिमाग होना चाहिए। चलिए, जो हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़ें उसी से हमें ये मिलेगा। सिर्फ ये आपको डिफरेंस लगेगा, ये क्लियर कर देंगे। यह प्रकाश के वास्तविक कड़ान के फलस्वरूप बनता है, यह आभासी कड़ान के फलस्वरूप बनता है। दूसरा नंबर क्या? यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा वास्तविक होता है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा वास्तविक होता है। दूसरा में उल्टा वस्तु की अपेक्षा क्या होता है? उल्टा वास्तविक। और क्या? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। हो गया ये 2, ये हुआ। तीसरा ये हुआ। 3 को लिखना है बोर्ड में। 2 नंबर का या 3 नंबर का आएगा।
आराम से लिख लीजिएगा, परिभाषा याद हो दीजिए, ये भी याद हो। सिर्फ को ये याद रखना ही तो परिभाषा से ही आ जाएगा। आभासी प्रतिबिंब में उल्टा कर दीजिएगा। ये सीधा आभासी होता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बस प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बस यही हमको लिखना है। अब दूसरा क्वेश्चन होगा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बतलाएं। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, तो चलिए वीडियो को देखते रहिए, ये भी हम समझा देते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। तो सब फर्स्ट में हमें लिखना है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, यानी सीधा होता है। तो समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब है। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब है। ये देखिए, जो वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है या वस्तु की अपेक्षा आभासी होता है, बस आसान। तो तीसरा नंबर में क्या लिखें, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और 4 नंबर में लिखेंगे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और 5 नंबर में लिखेंगे, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा, सीधा आभासी होता है बट पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं पांचों। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, प्रतिबिंब आभासी होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये दर्पण के पीछे बनता है, ये पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी प्रकार का वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं दूसरे सेशन में।